नमस्कार, मैं हूं अमृता निमिशन और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। मतदान हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर प्रत्याशियों का भाग्य बंद हो चुका है। अब सभी को 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है, जब अंतिम फैसला सामने आएगा। लेकिन इससे पहले हम सिलसिलेवार आपको छत्तीसगढ़ की हॉट सीटों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आज बात करते हैं दुर्ग जिले की। दुर्ग जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई नगर, वैशाली नगर, पाटन और अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र है। दुर्ग जिले की 6 सीटों पर नजर डालें तो विधानसभा क्रमांक 62 जो कि पाटन विधानसभा है, वहां सर्वाधिक मतदान हुआ है। पाटन में 75.54% वोटिंग हुई है। अन्य सीटों में अहिरवरा में 67.77% वोटिंग हुई है। भिलाई की बात करें तो भिलाई नगर में 63.54% वोटिंग हुई। दुर्ग शहर में 62.80%, दुर्ग रूरल में 69 और वैशाली नगर में 53% मतदान हुआ है। 2018 की अब हम बात करते हैं। मतदान का प्रतिशत देखें तो पाटन में 83.26% मतदान हुआ था, यानी कि इससे कहीं ज्यादा। दुर्ग ग्रामीण की अगर बात करें तो 74.60, दुर्ग शहर में 69.10, भिलाई नगर में 67.53, वैशाली नगर में 65.78 और अहिरवरा में 73.26% मतदान हुआ है। इस बार पाटन की हॉट सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विजय बघेल चुनौती दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं और ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा चेहरा उन्हें माना जाता है। वे 2018 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 1993 में पहली बार विधायक बने। विजय बघेल 2008 में पहली बार विधायक का चुनाव जीते थे। 2018 में वे सांसद बने और अब उन्हें चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा ने नया प्रयोग किया है। इन दोनों दिग्गज नेताओं के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी भी मैदान में हैं। पिछली बार इस सीट पर 83.26% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 75.54% मतदान ही हुआ है, जो पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 8% कम है और यही कमी सस्पेंस उत्पन्न कर रही है। दुर्ग जिले की दूसरी हॉट सीट दुर्ग ग्रामीण है, जहां पर भूपेश बघेल सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को भाजपा की युवा मोर्चा महामंत्री ललित चंद्राकर चुनौती दे रहे हैं। इस बार यहां पर 69% मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार यहां पर 74.60% मतदान हुआ। यहां भी लगभग 5% कम मतदान कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। दुर्ग जिले की एक और महत्वपूर्ण सीट दुर्ग शहर की है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के सुपुत्र अरुण वोरा मैदान में हैं। अरुण वोरा का मुकाबला भाजपा के गजेंद्र यादव से है, जो पूर्व महापौर का चुनाव में पटकनी दे चुके हैं। दुर्ग जिले में ही भिलाई नगर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडे के मुकाबले कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को उतारा है। प्रेम प्रकाश पांडे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। पिछली बार उनकी हार का अंतर बेहद कम था। वैशाली नगर में भाजपा के रितेश सिंह के सामने कांग्रेस ने मुकेश चंद्राकर को टिकट दिया है। वहीं अहिरवारा में डोमन लाल कोसरेवाड़ा के सामने निर्मल कोसरे मैदान में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दुर्ग जिले में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था और 6 में से 5 विधानसभा सीटों में जीत हासिल की थी। भाजपा को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। अब देखना यह है कि इस बार कांग्रेस पुराना प्रदर्शन दोहराएगी या फिर भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर देगी। तो देखिए, जो आकलन है वो लगातार किया जा रहा है और आपको सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं। इस समय फिर से दुर्ग संभाग 6 के 6 सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। हमारे प्रत्याशियों ने बेहतर चुनाव लड़ा है, पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा है और हमारी सरकार ने 5 साल बेहतर काम किया है और आने वाला समय में हम लोग क्या काम करने वाले हैं। तो ये 2-3 चीजें एकदम क्लियर, साफ साफ और स्पष्ट है। इनके साथ छत्तीसगढ़ में ये सब चीजों को लेकर हम छत्तीसगढ़ में फिर से हम सरकार बना रहे हैं और दुर्ग संभाग में फिर से हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। दुर्ग जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और इनके मंत्री एवं विधायक इनके सीटों पर खतरा मंडरा रहा है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता मोदी गारंटी का अभिनंदन कर रही है। तभी इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।
चलिए आज से पूरी दुर्ग की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। अवधेश जी, सबसे पहले जिस तरह की बातें लगातार कही जा रही थी चुनाव से पहले कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन अब वही भरोसा कहीं ना कहीं पाटन सीट पर डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार 8% का अंतर देखने को मिल रहा है, कम वोट पड़े हैं। नहीं, अभी ये सीधे ये कह देना कि एकदम डगमगाता गया है, ये शायद उचित नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि प्रतिस्पर्धा जो है तो काफी जो है सो पशुपेश वाली थी, काफी टक्कर था उसमें, क्योंकि लास्ट आवर में प्रकार से अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी जंप कर, मैं वही पूछ रही थी हुआ क्या। उसके बाद से मतलब सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा सा टसल आ गया, क्योंकि देखिए कुर्मी वोटों का बंटवारा हो गया है। साहू वोटों के बारे में ये कहा जाता है कि थोड़ा सा वहां पर डिसेंट था, तो हो सकता है कि विजय बघेल को सपोर्ट मिले, क्योंकि बीजेपी का वहां पर बेच रहा है। कांग्रेस ने अपनी एक जबरदस्त पारी के लिए, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर था। मेन था कि शेड्यूल कास्ट वोट्स जो है सो किधर की ओर टिल्ट करता, कि अगर वो टिल्ट करता है कांग्रेस की ओर तो फिर जो है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अगर वो टिल्ट करता बीजेपी की ओर तो बीजेपी के वहां पर जो है सो विधायक निकल जाएंगे। लेकिन अब जो अमित जोगी जिस प्रकार से कूद गए हैं, अब कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि शेड्यूल कास्ट वोट्स में जो है सो जोगी कांग्रेस का एक दबदबा रहा है। ये पिछला साल का जो चुनाव हुआ है उसमें आमतौर पे ये कहा जाता था कि शेड्यूल कास्ट वोट्स जो है बीएसपी के साथ चले जाती है, लेकिन देखने को ये भी मिला है कई सारे जगह पर ऐसे करीब 10 से 12 जगह ऐसे थे कि जहां पर जो है सो सेकेंड और थर्ड पोजीशन में जो है जोगी कांग्रेस ने अपने जो कैंडिडेट्स उतारे थे उनको उस हिसाब से वोट मिला। तो ये जो है सो ये समीकरण जो है सो बड़ा जो इस बार पजलिंग है, क्योंकि काफी लास्ट राउंड में लोग कूदे हैं इसमें, और इस बार अजीत जोगी भी नहीं है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कितना उनको समर्थन मिलता है। अगर उनको जबरदस्त समर्थन मिलता है तो डेफिनेटली ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसके खाते में, और कहीं ना कहीं जो है सो उसके बारे में ये मतलब आम धारणा रही है कि वो जो है सो कांग्रेस के वोट काटते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अजीत जोगी कांग्रेस से थे। लेकिन कई सारे जगह पर ऐसा भी रहा कि उन्होंने बीजेपी के भी वोट काटे, जिसके कारण बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि बीजेपी को भी हारना पड़ा। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम प्लानिंग होता है, जिससे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। लेकिन इस बार जो अलग बात देखने को मिल रही थी कि जो घोषणा पत्र जारी किए उसके इतर लोग उसको फेवर कर रहे थे कि उनके साथ खड़ा होने वाला जो कैंडिडेट कौन है, तो उसकी जो है सो उस पर ज्यादा चर्चाएं हो रही थी। तो ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर रही है पूरे सीट को। जी अवधेश जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से शिल्पा रामटेकी भी जुड़ चुकी हैं। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। शिल्पा जी, जिस तरह से पिछली बार की अगर हम बात करें 2018 की, तो उस दौरान जब वोट पड़े थे तो इस बार के मुकाबले पाटन सीट पर, जो कि हॉट सीट कही जा रही है, हाई प्रोफाइल सीट, वहां पर इस बार काफी कम वोट पड़े, यानी कि 8% का जो अंतर है वो देखा जा रहा है। क्योंकि लगातार सीएम भूपेश बघेल मतदान के दिन भी ये कह रहे थे कि एक तरफा मुकाबला है और तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे थे। क्या वजह आप देख पा रही हैं? मेरे ख्याल से शायद उनको आने जाने में असुविधा हुई होगी। मुकाबला जैसे सीएम साहब ने कहा कि एक तरफा है, तो वो एक तरफा ही मुकाबला है, लेकिन शायद गतिविधियां कुछ रही होंगी या शायद वहां की परिस्थितियां मैं कह सकती हूँ, तो शायद इसीलिए 8% का जो गिरावट हुआ है वो वही है। कहीं ना कहीं लोगों पे कुछ दबाव भी बना हुआ था कि जाना नहीं है या फिर हमारी ओर आइए, ऐसा कुछ सुनने में आया था उस क्षेत्र में, तो मुख्य कारण वही हो सकता है, दबाव। किस तरह के दबाव की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से वो ये कह रहे थे सीएम भूपेश बघेल कि इस बार जो बहुमत है वो कांग्रेस को मिलेगी, चाहे भांजा खड़ा हो, चाहे भतीजा खड़ा हो, परिवार का कोई भी सदस्य खड़ा हो या कोई अन्य खड़ा हो। उन्होंने साफ कह दिया था कि पाटन जो है वो उन्हीं की सीट है और वहीं से वो जीत हासिल करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने जाकर जनता से भेंट मुलाकात की है। उनकी जो छवि है काफी अच्छी मानी जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि एक तरफा इस बार चुनाव होगा, जैसे 2018 में हुआ था।
हाँ, चुनाव एक तरफा ही है और चेहरा भी स्पष्ट है। पाटन में जो उन्होंने कार्य किए हैं, अगर हम वहां पे गए हुए हैं प्रचार में और हम लोगों ने देखा हुआ है, लोगों से मिले हुए हैं, तो जब हम दोनों के कार्यों का जब हम निकाल रहे थे ना कि किसने कितना कार्य किया है, तो लोग उनके भतीजे को तो भूल ही जा रहे थे, सोच में पड़ गए थे कि अरे उन्होंने कौन सा कार्य किया है, हमको सोचने दीजिए। वही सीएम साहब का चेहरा एकदम उभर के आया हुआ है। वहां पे जो विकास कार्य हुए हैं, वहां के लोग बहुत खुश हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि मुकाबला एक तरफा ही है और जीत भी तय है। लेकिन जो कुछ घटनाएं हम जैसे रायपुर में भी देखने को मिली थी, वैसा ही दबाव वहां पे भी बना हुआ था, तो शायद उसी के चलते थोड़ा सा गिरावट आया है। रायपुर की घटनाएं शायद आपको भी मालूम होगी। वहां के जो जिला अध्यक्ष है, उस पर जो हमले हुए हैं, उन सारी चीजों से लोग डरे भी हुए हैं और अभी भी उस पर कार्यवाही होना बाकी है। तो शायद इसी के चलते वहां पे थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी स्पष्ट है कि वहां पे जीत तो तय है। अवधेश जी, जिस तरह से शिल्पा जी जानकारी दे रही हैं और बता रही हैं कि क्या कुछ कारण रहे हैं इस बार कम प्रतिशत का लोग अपने घरों से बाहर निकल के उन्होंने इस बार मतदान क्यों नहीं किया। हालांकि जिस तरह से मतदान हुआ है पिछली बार के मुकाबले 8% का अंतर देखा जा रहा है और अक्सर हम देखते हैं और ये इतिहास भी कहता है कि अगर 5% से ज्यादा अगर मतदान होता है, काफी ज्यादा अगर मतदान होता है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो नजर आता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जो चीजें हैं काफी बदल गई हैं पहले के मुताबिक, और इस बार जो 8% कम वोट हुआ है वो किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए अमृता जी, 2-3 चीजें होती है। एक तो होता है कि सीटिंग आपको जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको हराना बड़ा मुश्किल मतलब होता है। अगर आप पूरा इंटायर भारत की हिस्ट्री उठा के देख लें तो मुश्किल से 4 या 5% भी नहीं होंगे कि जिसमें सीएम जो सिटिंग सीएम होता है उसने उसकी कुर्सी गई है या फिर मतलब वो वहां से जीत नहीं पाया। तो सिटिंग सीएम के खिलाफ जो है थोड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन ये है कि लेकिन जब डिवीजन ऑफ वोट्स आ जाता है, 2 या 3 टाइप के जो कॉम्बिनेशन उसमें आ जाता है, और जब हालांकि बोले ना बोले जब कास्ट लाइन्स पे जो है सब वोटिंग होने लगती है, लोगों की छवि देख के वोटिंग होने लगती है, लोगों के अपने इंटरेस्ट देख के वोटिंग होने लगती है, तब इसमें थोड़ा सा। लेकिन जहां तक पोल एनालिसिस और जो उसके कैलकुलेशंस हैं उसमें ये साफ तौर पे कहा जाता है कि जब आपका जो जिसकी सरकार है या जो पर्सन उसमें जो सिटिंग है उसके अगेंस्ट अगर कम वोटिंग हो रही है तो इसका ये मतलब होता है कि वो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तब होता है जबकि कास्ट लाइन्स या इस टाइप से अलग से जो एक अलग से जो है उसमें आके कोई जंप नहीं कर सकता है तब। हालांकि इस बार जो सिचुएशन है जो भी कांग्रेस की, वो पहले की तुलना में जो है सो कमजोर है। इसमें एकदम इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि वहां पर जो लास्ट आवर में जो सीक्वेंसिंग बनी थी उसमें ये था कि ये जो है सो 100 वोट पूर्वी वोट बढ़ जा रहे थे और 100 वोट्स का टिल्टिंग जो है सो थोड़ा बहुत बीजेपी की ओर आ रहा था, क्योंकि काफी सारे नेताओं ने वहां पर जो है सो समीकरण जो और इंटरनल रिफ्ट में साहू कम्युनिटी थोड़ा सा जो है सो थोड़ा नाराज भी था, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि पिछले बार जो है सो उनकी कम्युनिटी से ही सीएम बनाया जाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर जो है सो पब्लिक भी कैलकुलेट करती है, ऐसा नहीं कि पब्लिक कैलकुलेट नहीं करती। लेकिन यही होता है जब वो 5% से आगे जब वो आप कहते हैं तो सत्ता के विपरीत, मतलब लोग नाखुश होते हैं तब अपने घरों से आके वोट देते हैं। ऐसे परिस्थिति में ऐसा रहता है कि आप जीत सकते हैं, लेकिन बाद बाकी दूर के जो सीटें हैं उस कई सारे सीटों में जो है सो काफी जबरदस्त मुकाबला है। एहतराम साहू जी ने ऐसा जुड़ चुके बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है एहतराम जी अनादि टीवी में। जी धन्यवाद। एहतराम जी, जिस तरह से ये दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से कि 51% सीट प्रतिशत जो है इस बार बीजेपी लेकर आएगी छत्तीसगढ़ में और इस बार बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, दावा किया जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें पाटन सीट की तो यहाँ पर प्रतिशत जो है पहले के मुकाबले काफी कम है। सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे दुर्ग जिले की जो 6 सीटें हैं वहां पर यही स्थिति बताई जा रही है। जी एहतराम जी, जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं इस पर। मतदान कुछ जगहों में कम हुआ है
पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं वो 2-3 दिन पहले स्पष्ट नजर आ रहा था। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका रुझान दिख रहा था और इसीलिए हम 51% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कि इसीलिए दावा कर रहे हैं कि जनता के रुझान देखने के बाद। एहतराम जी, आप दावा करें, लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो पहले के मुताबिक यहाँ पर मतदान कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, और अवधेश जी भी हमको यही समझा रहे थे कि अगर 5% से ज्यादा मतदान होता है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर तो कम दिखाया जा रहा है। जी, कुछ जगहों में कम हुआ है और कोई विधानसभाओं में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, पर जनता का जो रुझान है और भारतीय जनता पार्टी के के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है वो जनता के बीच में और सभी लोगों का विश्वास जीतने के लायक था। हम किसी भी वर्ग को नाराज नहीं किए और किसी भी वर्ग के लिए हमारे जो अर्थव्यवस्था मत बिगड़े, इस व्यवस्था से भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास कर रही है। चलिए अवधेश जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम देखें शुरू से लेकर आखिर तक जिस तरह से प्रयोग जो है बीजेपी की ओर से इस बार किए गए, चाहे सूची की बात करें, सूची पहले डिक्लेयर कर दी गई बीजेपी की ओर से, घोषणा पत्र की बात करें तो घोषणा पत्र भी पहले डिक्लेयर कर दिया गया बीजेपी की ओर से, लेकिन अगर मत प्रतिशत की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। तो क्या समझे, क्या इस बार बीजेपी वाकई जो दावा करे 51% वोट का, क्या वाकई हासिल कर पाएगी जिस तरह के इस बार हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, क्लीन स्वीप किसी भी पार्टी को नहीं मिल रहा है। जितने अभी तक जो है सो ग्राउंड रिपोर्ट्स आए हैं, वो यही कहती है कि कोई भी पार्टी जो है 2/3 या 2/4 मेजोरिटी वाली कहानी में नहीं जाने वाली। जो सीटों का आंकड़ा होगा, जो बहुमत से 5 सीट ज्यादा जिस भी पार्टी की सरकार बने। अब ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि इस बार कुछ निर्दलियों को भी जो है सो मौका मिल जाए निकालने का, क्योंकि रायपुर की अगर बात कर लें तो जो है सो अजित कुकरेजा के पक्ष में काफी ज्यादा लोगों का जो है सो रुझान दिख रहा था। तो हो सकता है कि परिस्थितियां बदल जाए। दूसरी बात, जो दुर्ग वाली जो सिचुएशन है, पाटन को छोड़ के बाद बाकी जगहों पे जो है सो पहले वाली सिचुएशन नहीं थी। जब कांग्रेस ने एक यहाँ पर से अपना सत्ता पे काबिज हुई थी, उस समय एक मूव बन गया था जनता के बीच में। उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो एंटी इनकम्बेंसी लगातार थी, रमन सिंह के खिलाफ नहीं थी लेकिन उनके मंत्रियों के खिलाफ थी, विधायकों के खिलाफ था। और दूसरा ये था कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है सो लास्ट आवर में जो होता अपने कैडर वोट्स को लेके जाके घर डोर टू डोर अप्रोच करने में उतना रुचि नहीं दिखाए थे। लेकिन इस बार जो है सो चूंकि अब ये देख रहा था कि मिडिल ऑर्डर से बात करने के बजाय बीजेपी डायरेक्ट जो है सो कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी, तो उसमें जो है सो एक थोड़ा सा चर्निंग आउट दिखा है। लेकिन अगर वो पिछला 4.5 साल तक अगर कैंपेन करती या 6 महीने पहले भी एग्रेसिव कैंपेन में जाती, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है सो जबरदस्त टक्कर दे रही है, फिर उसकी सीट तय है। तो ऐसा चूंकि बीजेपी की इनएक्टिवनेस या फिर वो कंजॉइंट फॉर्म जो है सो नहीं दिखाता, ये इस बात को कहीं ना कहीं पार्टी के जो लोग हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो प्रोपेगेंडा करे और उसी को माने, क्योंकि जो चीज होती है जनता पहले से काफी समझदार हो गई है और आजकल डिजिटल युग है, तो चीजें एकदम इंफॉर्मेशन बहुत तीव्र गति से फैलती है। जी बिल्कुल शिल्पा जी, जिस तरह से कुछ देर पहले आप जिक्र कर रही थी पाटन में जिस तरह से डर का माहौल बनाया, शायद इस वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकले और मतदान नहीं किया। और अगर हम बात करें पूरे छत्तीसगढ़ की, ऐसे में तो पूरे छत्तीसगढ़ में उतना प्रतिशत मतदान नहीं हो जितने एक्सपेक्ट किया जा रहा था पिछली बार के मुकाबले। तो क्या समझे, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या किसी तरह का कोई डर का माहौल बना हुआ है, और अगर बना हुआ है तो इसके जिम्मेदार कौन है? नहीं, बात वो नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ में बना हुआ था। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि इस बार जो है ना मत जो बट गए थे, कहीं पे निर्दलीय है, कहीं पे बीजेपी है। लोग अपनी अपनी तरह से अथक प्रयास कर रहे हैं कि हमें मौका मिले, हमें मौका मिले। तो कहीं ना कहीं मत बट गए हैं और ये परिस्थितियां ही बताएंगे और आने वाला समय ही बताएगा
कि आवाम किसे मौका देना चाहेगी। बिल्कुल शिल्पा जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम तो फिलहाल सिर्फ आकलन ही कर रहे हैं, और आकलन जब हम कर रहे हैं तो इसके जो एक्सक्यूज है वो आपकी तरफ से तो यही दिया जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल और आपकी पार्टी तो शुरू से यही कहती आई है, भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन वो भरोसा दिखाई नहीं दे रहा छत्तीसगढ़ में जितना दिखना चाहिए, जितना दावा किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की ओर से। देखिए 2018 में भी दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से कि हमारी सत्ता आएगी, हमारी सत्ता आएगी, फिर क्या हुआ, आवाम ने उन्हें घर में बैठा दिया था ना। तो यहाँ पे मुकाबला है 15 साल वर्सेस 5 साल। तो 5 साल में जो काम कांग्रेस ने किया है, क्या बीजेपी वहां तक पहुंचने में सफल हो पाई है? अगर सफल होती, लेकिन शिल्पा जी वो तो जवाब पहले 2018 में जनता दे चुकी है, और आप तो पहले भी यही कह रहे थे 2018 में कि एक तरफा चुनाव है इस बार, और इस बार भी यही कहा गया कि एक तरफा है पाटन में। तो ये तो आप रिजल्ट में ही देखेंगे ना, आप बिल्कुल तो रिजल्ट में देखेंगे, लेकिन आप जिस तरह से आप कह रही थी ना कि काफी डर की वजह से पाटन में शायद जो प्रतिशत है वो नहीं बढ़ पाया, लोग डरे हुए थे, लेकिन वो हाल तो पूरा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला पिछली बार के मुताबिक। मिला है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप ये रायपुर का ये मुद्दा जो हुआ है रायपुर में, उसे आप कैसे भूल सकते हैं? आप उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आप बताइए। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी नेताओं के बारे में तो उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 9 महीने में 7 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई। अवधेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? क्या एक्सक्यूज देना इस तरह का सही है? देखिए, ये एक्सक्यूज कहीं से भी वैलिडेट करने योग्य नहीं है। तो कि देखिए, मामला चीफ मिनिस्टर जो है सो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी का है। अगर वहां पर अगर कांग्रेस का प्रवक्ता अगर आके ये बोलता है कि डर का माहौल है, तो पूरे सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मेरे ख्याल से इस पर उनको पार्टी के अंदर भी शायद हो सकता है कि सफाई देने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन दूसरी बात जो है सो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का इलेक्शंस और पिछले बार का जो इलेक्शंस था उसमें डिफरेंस है। इस पिछले बार के इलेक्शंस में ये था कि कंटिन्यूसली जो है सो कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर रही। कांग्रेस क्या कर सकती थी उसके बारे में जनता को अंदाजा नहीं था। बीजेपी को कंटिन्यूसली देख चुकी थी, कहीं ना कहीं एक इनर्टनेस बीजेपी में था। वो जो है सो देखिए, इस बार के चुनाव में कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो जो है सो मैदानी बेल्ट है। मैदानी बेल्ट में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है सो कांग्रेस के द्वारा जो वादा किया गया है कि लोन वेवर की बात की है इन्होंने, और उसके बाद फिर किसान वो जो प्रोक्योरमेंट, पैडी प्रोक्योरमेंट का रकबा बढ़ाने की बात की है, वो उसमें उसको लेकर जो फार्मर कम्युनिटी में काफी अच्छा रुझान है। लेकिन जब आप बस्तर में चले जाते हो, जहां पे बस्तर को फर्स्ट फेज का जो 20 सीटों का इलेक्शन था, तो वहां पर पैडी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा धान होता नहीं है, कोदो कुटकी और सारी चीजें होती हैं, उसकी अलग तरीके की समस्याएं हैं। लेकिन लोगों कंटिन्यूसली हम लोगों ने देखा कि लोगों का रुझान जो था इस बार, ये उनके कैंडिडेट्स किस प्रकार से उतारे गए हैं, उनके पर्सनल ट्रेट्स क्या है, क्या उनका काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब देखिए, एक चीज मैं अभी भी कहूंगा कि देखिए, इतनी सरकारें आई है अब तक, एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जिससे हर एक व्यक्ति जूझता है, खास करके गरीब वर्ग तो सबसे ज्यादा जूझता है, जब रजिस्ट्री करवाने जाता है वो अपने जमीन का, उसके बाद जो उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं, बाबू पटवारियों के बीच जो चक्कर लगाने पड़ते हैं, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकलता है जिसको बिना घूस दिए काम करना पड़ता, चाहे वो रमन सिंह की सरकार हो या इन्होंने एक बार ये जरूर कोशिश की थी, लेकिन पटवारियों ने फिर वो हल्ला कर दिया, तो फिर ये सरेंडर हो गए। तो मेन जहां पर जो दिक्कत ये होता है कि आप मान लीजिए किसान को साल में जो है सो मतलब दे रहे हैं 50,000 दे रहे हैं, लेकिन अगर उसको जो है पटवारी के चक्कर में 2 लाख रुपया लग जा रहा है, तो वो तो नुकसान में है ना। तो वो जो गवर्नेंस को सुधारने की बात थी, जो आप सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपके गवर्नेंस के कारण, आपके सिस्टम के कारण जो दिक्कत जा रही है, उससे गरीब को उभरना पड़ेगा, उससे कॉमन आदमी को उभरना पड़ेगा। उस पर शायद बहुत ज्यादा बात नहीं हो पा रही थी, या फिर कोई, मुझे तो लगा कि हो सकता है जिस प्रकार के वायदे चल रहे थे कि कल को कोई विधायक बोल दे या मंत्री बोल दे कि हमको जो सुविधाएं बोलती है वही सारी सुविधाएं हम जनता को भी दे दे, क्योंकि ये देखा ही नहीं जा रहा कि आपके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, आपके रेवेन्यू सिस्टम में कितना बदलाव आया है, कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना बढ़ गया, फिस्कल डिफिसिट कितना है, इन सब की कोई बात ही नहीं कर रहा था। मन में आ रहा था, उसके बाद घोषणाएं हो जा रही थी। भाई पैसे नहीं है तो कैसे करेंगे उसको पूरा। बिल्कुल। एहतराम जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपने दोनों ही रिएक्शन सुने होंगे, शिल्पा जी की भी बात सुनी होगी, आपने अवधेश जी की बात सुनी होगी। आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इन दोनों की बातों पर, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। जी,
वरिष्ठ पत्रकार जी जो बोल रहे थे, सारी चीजों में समीक्षा करके उनकी बातों में सच्चाई है। पर जो मतदान नहीं हुआ उसमें एक कारण यह भी है कि धान कटाई का सीजन जोरों शोरों से चल रहा है और कांग्रेस के जो मतदाता हैं, कांग्रेस के पिछले वादों से जो उन्हें जो निराशा हुई, उस निराशा के कारण वो नहीं जा पाया। और जो उत्सुक थे, जो मतदाता उत्सुक थे, जो मतदाता सत्ता परिवर्तन चाहते थे, वो सारे मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और कई जगह देखने को मिला है कि 8-8 बजे रात तक मतदान चला, 5 बजे उस कैंपस में गए, उन लोगों का मतदान 8 बजे रात तक कहना हुआ। जल्दबाजी होगी कि किस वजह से क्या हुआ है, क्योंकि तो 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएंगी तस्वीरें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस वक्त हम आकलन कर रहे थे दुर्ग जिले की 6 सीटों का, जिस तरह से यहाँ पर सीटों को लेकर दावे दोनों ही पार्टियों के से बड़े बड़े किए जा रहे थे कि क्लीन स्वीप होगा, लेकिन इस बार इस तरह का वाकई ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस पार्टी पर जनता ज्यादा भरोसा करेगी, 3 दिसंबर को तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लगातार हम इन सीटों पर आकलन करते रहेंगे, आगे और सीटें ऐसी होंगी जिसका हम आकलन करेंगे और जानेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में इस बार पिछली बार के मुताबिक जो वोटिंग प्रतिशत है वो आखिर कम क्यों हुआ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सत्ता का महासंग्राम। नमस्कार।